नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं और ये वक्त है अदिति की अदालत का। हम बात करेंगे पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की। ये स्ट्राइक भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हुई, लेकिन मजे की बात क्या है कि ना इसमें कोई मिसाइल चली, ना कोई फायर हुआ, फिर भी धुआं खूब उठा और अब तक उठ रहा है। एक बड़ी ही इंटेलेक्चुअल स्ट्राइक थी ये, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से कोई फौजी नहीं बल्कि एक कवि, लेखक, एक शायर, गीतकार था। जी हां, मैं बात कर रही हूं जावेद अख्तर की। भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात इन दिनों कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। बावजूद इसके जावेद साहब पाकिस्तान में फैज फेस्टिवल में हिस्सा लेने लाहौर गए। वहां उनकी खातिरदारी भी खूब अच्छी हुई। उनकी पुरानी राइटिंग्स को याद किया गया, उनके लिए फिल्मी गीतों के चर्चे हुए, पाकिस्तान के सिंगर्स ने उनके गीत भी गुनगुनाए। ये बताया कि सरहदें भले ही बट गई हों, लेकिन पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत है। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौदास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौदास्ताने हैं, तेरे। और इसी के साथ फैज फेस्टिवल में बातचीत के सेशन हुए, उसमें बात से बात निकली तो जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को धो डाला। ये जो दिल से दिल मिलने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पहला निशाना उन्होंने इसी पर साधा और ये याद दिला दिया कि जितना बड़ा दिल हिंदुस्तान के लोग नुसरत फतेह अली और मेहंदी हसन के लिए रखते हैं, उतना बड़ा दिल पाकिस्तान कभी लता मंगेशकर या आशा भोसले के लिए क्यों नहीं रख पाया। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहंदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो तालियों की आवाज आपने यहां पर जरूर सुनी होगी। उससे आप समझ सकते हैं कि जावेद साहब की बात को पाकिस्तानियों ने भी कितना वजन दिया। लेकिन इसके आगे जो जावेद साहब ने बोला, उस पर सांप सूंघ गया। जावेद अख्तर ने यह कहा कि जब पाकिस्तान से साजिशें रची जाती हैं, भारत में आतंकी भेजे जाते रहेंगे, तो भारत से आप दोस्ती कैसे कर पाएंगे। उनका इशारा 93 के मुंबई ब्लास्ट और उसके गुनाहगार दाऊद इब्राहिम की तरफ था। उनका इशारा 26/11 के हमले, आतंकी अजमल कसाब और पाकिस्तान में बैठे इस हमले के मास्टरमाइंड और हैंडलर्स की तरफ था। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो देखिए, पहले जो कलाकारों को लेकर पाकिस्तान और भारत में अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कुल मिलाकर मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें पहले जावेद साहब ने एक्सपोज किया। और आतंक जिसकी मार भारत दशकों से झेलता आ रहा है, पाकिस्तान जिसे कि आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगार कहा जाता है, आतंक और आतंकियों के लिए जन्नत कहा जाता है, उस पर भी उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक की अभी आपने सुनी। और यही वजह है कि जावेद साहब का ये जो अंदाज है, ये पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर इस वक्त छाया हुआ है। लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे पाकिस्तान की धुलाई बता रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का करार दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक बुला रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए गालियां खाना, पाकिस्तान के लिए बेइज्जती झेलना, पाकिस्तान के लिए इस तरह से करारा तमाचा, ये नई बात नहीं। तो क्या पाकिस्तान को इससे कोई फर्क पड़ता है? जिसे सोशल मीडिया पर स्ट्राइक बताया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, पाकिस्तान को धो डाला, पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा, ये सब कुछ बताया जा रहा है। क्या उससे पाकिस्तान शर्मसार है? क्योंकि ऐसे लेक्चर तो पाकिस्तान को भारत समेत पूरी दुनिया आए दिन देती रहती है और पाकिस्तान आए दिन शर्मिंदगी भी उठाता रहता है। लेकिन क्या उसके बाद आप पाकिस्तान के चरित्र या फिर मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान के रवैये और उसके व्यवहार में क्या आप कोई फर्क देख पाते हैं? क्या कोई बदलाव आपको दिखाई देता है?
तालियां, अभी आपने जो जावेद साहब का ये वीडियो देखा, तालियां तो पाकिस्तान की पब्लिक ने खूब पीटी, लेकिन क्या वो कभी अपनी हुकूमत से जवाब मांगते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान ही खुद क्यों नहीं सुधरता? पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों होती है? पाकिस्तान को दुनिया भर में आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह देश के तौर पर क्यों देखा जाता है? पाकिस्तान पिछले 2 दशकों में ज्यादातर समय ग्रे लिस्ट में रहा FATF की। ये सवाल पाकिस्तान की जनता, जो आपको इस वीडियो में जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें तालियां बजाते हुए दिखाई दी थी, वो कभी आपको सवाल पूछते हुए दिखाई देती है? और जल्दी से अब आपको आरोप पत्र भी हम दिखा देते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों के सबसे बड़ी पनाहगाह है। पाकिस्तान को टेरर स्टेट की जो उसकी पहचान है या शिनाख्त है, क्या पाकिस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? कम से कम ऐसा ही लगता है कि नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम आतंकियों के आगे क्या बेबस है? हिंदुस्तान से दोस्ती की बात क्या सिर्फ पाकिस्तान का ढोंग ना माना जाए? और साथ ही भारत में भी और पाकिस्तान में भी अमन की आशा वाले बहुत हैं। क्या अमन की आशा जो है वो सही मायने में मुमकिन है? क्या इसे हकीकत में तब्दील किया जा सकता है? या फिर मैं ये कहूं, अमन की आशा सिर्फ एक जुमला भर है? ये सारे आरोप जो पाकिस्तान पर पहले भी लगे हैं, आज भी लग रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में बैठकर जावेद साहब पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पाकिस्तान की आवाम का उन्हें साथ भी मिलता है। तो यहां पर सवाल एक तरफ पाकिस्तान के स्टेट से, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से ISI, पाकिस्तान की फौज और आतंकी संगठनों का जो नेक्सस है, जिसे पॉलिटिकल संरक्षण भी मिलता है, वो भारत में आतंक और आतंकी सामान लगातार भेजने का काम करता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में उसे आईना दिखाया जाता है। आए दिन उसकी UN के मंच पर बेइज्जती होती है, आए दिन उसे अमेरिका की लताड़ का सामना करना पड़ता है, अमेरिका की फटकार का सामना करना पड़ता है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये बात कह चुके हैं कि कैसे जब वो किसी को फोन करते हैं और बात करने के लिए ही फोन करते हैं, तो जो भी नेता या जो भी हेड्स ऑफ स्टेट उनके साथ होता है, उसके मन में बस एक ही बात घूमती रहती है, चलती रहती है। और वो बात यह है कि अब शहबाज शरीफ पैसे मांगेंगे, उधार मांगेंगे, कर्ज मांगेंगे। तो आप समझ लीजिए उस देश का क्या हाल है जिसे लेकर उसका प्रधानमंत्री खुद इस तरह की बातें करता हो। जल्दी से आपको दिखाते हैं जावेद अख्तर साहब क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया आपके स्क्रीन पर कि हम बंबई के हैं, हमने देखा हमारे शहर पर किस तरह से हमला किया गया। अब वो आतंकी नॉर्वे से तो नहीं आए थे, वो इजिप्ट से भी नहीं आए थे, वो आतंकी अभी भी आपके मुल्क पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अब आतंकी से मतलब क्या था जावेद साहब का? आतंकी से मतलब था सीधे तौर पर हाफिज सईद। आतंकी से मतलब जावेद साहब का सीधे तौर पर था ज़कीउर रहमान लखवी। आतंकी से मतलब जावेद साहब का सीधे तौर पर उन टेरर आउटफिट से, लश्कर तैयबा, इन आउटफिट से था जिन्होंने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिन्होंने भारत में जो युवा हैं, खासतौर पर जो कश्मीरी युवा हैं, उन्हें ब्रेन वॉश कर आतंक के रास्ते पर ले जाने की साजिशें की हैं। ये बड़ा तमाचा, करारा तमाचा, बड़ी स्ट्राइक। और यहां पर इस पूरी खबर को आप 3 लेयर्स में समझिए। एक तरफ जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, सीधे तौर पर वो कटघरे में खड़ा होते हैं। दूसरी तरफ जो आतंकियों का, ISI का और पाकिस्तानी फौज का एक नेक्सस है, वो कटघरे में खड़ा होता है। हालांकि उसे लेकर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस तरह की बातें उठी हैं। पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया है। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में ही, जो अमेरिका की नेवी सील्स थी, उन्होंने अबोटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन को मारा था और पाकिस्तान तब भी बड़े लेवल पर एक्सपोज हुआ था। लेकिन फिर कुल मिलाकर वही सवाल उठता है कि एक्सपोज होना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान को आए दिन इस तरह की गालियां, इस तरह का तमाचा, इस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुधरता तो आतंक को लेकर जो उसका स्टैंड है, जिसे कई एक्सपर्ट उसे उसकी
की स्टेट पॉलिसी का, टेरर को स्टेट पॉलिसी का, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बताते हैं, उसमें आप बदलाव देखते। पाकिस्तान खुद को आतंक का विक्टिम बताने लगता है जब टीटीपी की बात की जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप आतंक को संरक्षण देंगे, अगर आप आतंक को प्रोत्साहन देंगे, अगर आप सांप पालेंगे, अगर मैं हिलरी क्लिंटन के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो उन्होंने दशकों पहले ये बात कही थी कि अगर आप सांप पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो कभी आपको नहीं डसेगा, क्योंकि वो एक दिन आपको भी डसेगा। और टीटीपी के तौर पर वो अब पाकिस्तान को डस रहा है और आतंकी हमले अब आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और किस तरह से जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को ही आईना दिखाने का काम किया, वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब उन्होंने ये कहा कि मैं बंबई का रहने वाला हूं और बंबई में जो हमला हुआ उसे अंजाम देने वाले आतंकी नॉर्वे से नहीं आए थे, इजिप्ट से नहीं आए थे, वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। चलिए आपको सुनवा देते हैं। एक तरफ तो ये आतंक पर जो पाकिस्तान का रवैया रहा है उसे, और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का ये टेरर स्पॉन्सरशिप हिस्सा रही है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक की। और दूसरी तरफ जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं आर्टिस्ट को लेकर, कलाकारों को लेकर, उस पर भी पाकिस्तान को किस तरह से जावेद अख्तर ने जवाब दिया, सुनिए। यहां मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है, तो आपको समझने वाली बात आपके लिए यहां पर यह है कि एक तरफ पाकिस्तान को खरी खरी सुना रहे हैं जावेद अख्तर, दूसरी तरफ अजमल कसाब की तस्वीर देख रहे हैं 26/11, एक ऐसा जख्म जब मुंबई पर यह हमला किया गया, बॉम्बे पर यह हमला किया गया, और भारतीय इस हमले को कभी नहीं भूल सकते। और इसमें पूरा इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी हैं, जिसका मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी जो हैंडलर है, जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाती है तब तक इस पूरे मामले में इंसाफ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जावेद अख्तर जो मुंबई से आते हैं, उन्होंने अपना दर्द किस तरह से बयां किया, और वो सिर्फ एक मुंबईकर का दर्द नहीं है, वो हर भारतीय का दर्द है। हर भारतीय में 26/11 को लेकर एक आक्रोश है, और सिर्फ 26/11 ही नहीं, उसके बाद भी जिस तरह से लगातार आतंकियों को भेजने का काम पाकिस्तान द्वारा किया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी काफी आगे आपको दिखाई देंगे। आपको याद होगा एक के बाद एक कई विवादित बयान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए थे। और मेरे साथ आरजू काजमी हैं। आरजू काजमी, जावेद अख्तर साहब, भारत में ये कहा जा रहा है पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर जो उन्होंने स्ट्राइक की है वो हुक्मरान कैसे लेंगे पाकिस्तान के? आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? आरजू तक मेरी आवाज़ इस वक्त नहीं जा पा रही है, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने क्या कहा वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ज़रूर यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक तरफ उनके द्वारा ये कहा गया कि कैसे जो आतंकी थे वो जिन्होंने मुंबई हमले को अंजाम दिया या उसके पीछे थे, जिन्होंने अंजाम दिया, उन्हें तो भारतीय फोर्सेस ने उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, लेकिन जो हैंडलर्स थे, जो मास्टरमाइंड थे और जिन्होंने ट्रेनिंग दी इन आतंकियों को, वो अब भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जिसकी नाराज़गी जावेद अख्तर साहब द्वारा जाहिर की गई। और कहा गया अगर भारतीयों को इसे लेकर आपसे शिकायत है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। और साथ ही कलाकारों को लेकर, आर्टिस्ट को लेकर एक जो डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं पाकिस्तान के, जिसमें वो ये तो चाहता है कि भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स
करें, उनका ओहदा बड़ा हो, उन्हें भारत में बॉलीवुड में काम मिले, लेकिन जब सम्मान और ओहदे की बात पाकिस्तान में आती है, भारतीय कलाकारों के लिए उसी ओहदे और उसी सम्मान की बात, उसी लेवल के कॉन्सर्ट्स की बात, तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो एक तरफ ये जो अमन की आशा की बात की जाती है, जिसमें कल्चरल एक्सचेंज की बात की जाती है, जिसमें दोनों देशों के बीच जो कल्चर है और सिमिलैरिटीज हैं उनकी दुहाई, समानताओं की दुहाई अक्सर दी जाती है कि हम तो एक हैं, ये उन्हें भी जवाब था। और साथ ही आतंक जो कि स्टेट पॉलिसी का हिस्सा माना जाता रहा है पाकिस्तान की, जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फौज जो आतंकी संगठन है वहां पर और आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंकियों को भेजने का काम करती रही है, उसे लेकर भी कटघरे में पाकिस्तान को खड़ा किया जावेद अख्तर साहब ने। यहां पर आपको समझना है, सिर्फ एक भारतीय की टीस नहीं है, ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान को इस तरह से कटघरे में खड़ा किया गया है। हिलरी क्लिंटन ने भी ऐसा किया था। इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा, उस पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा लगातार मंडराता रहा और आखिरकार पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंचा। भूखमरी, 2 जून की रोटी के लिए वहां पर जो जनता है वो तरस रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है, कोई लोन देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान से पीछा छुड़ाती दिखाई देती हैं, और उसके पीछे अगर कोई वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंक को लेकर जो संरक्षण की पॉलिसी रही है, जो प्रोत्साहन की पॉलिसी रही है पाकिस्तानी स्टेट की, उसके पीछे एकमात्र वजह यही रही है। और साथ ही जो यूएन के मंचों पर या जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई है, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हों या फिर जो उनके डिप्लोमेट्स हों, लेकिन हर बार भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। चाहे वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अक्सर प्रोपेगेंडा चलाता है पाकिस्तान, कश्मीर की दुहाई देने लगता है, कश्मीर को जेल करार देने लगता है, और भारत की तरफ से उसका हर बार उसे जवाब मिला है। इसके अलावा जब अल्पसंख्यकों की बात आती है तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान कूद पड़ता है और उसे भारत के मुसलमानों की बड़ी चिंता दिखाई देती है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि उसे भारत के मुसलमानों की बहुत चिंता है, लेकिन भारत को उस पर भी, और खास तौर पर जो भारत के मुसलमान है वो उसे करारा जवाब देना चाहते हैं और वो उसे जवाब देते भी आए हैं। तो चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मामला हो जिस पर पाकिस्तान बहुत प्रोपेगेंडा चलाता है, चाहे वो माइनॉरिटीज के राइट्स का मामला रहा हो, या फिर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का मामला रहा हो, भारत ने हर मंच पर पुख्ता तौर से, मजबूत तरीके से इसे उठाया है और जो ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया है बल्कि जो पाकिस्तान को सैन्य साजो सामान देते हैं उन्हें भी एक्सपोज किया है। मुझे याद है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो F-16 दिए गए पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा, जब उनके रिपेयर की बात थी तो एस जयशंकर ने सीधे तौर पर यह कहा कि किसी कंट्री को आतंकवाद से निपटने के लिए F-16 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सीधे तौर पर ये जो साजो सामान है जो पहुंचता है, जो कि पाकिस्तान आतंक से लड़ाई की आड़ में हासिल करता है, उसे भी कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है भारत द्वारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार इस पर सवाल उठाते आए हैं, उसे एक्सपोज किया है, और अब एक बार फिर से एक्सपोज करने का काम जावेद अख्तर द्वारा किया गया है जो लाहौर में थे, और उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।
देखिए ये वो वीडियो है जो आज लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को जवाब मिला है जावेद अख्तर द्वारा। क्या कुछ इसमें कहा गया है मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने दो बातें यहाँ पर उठाई, एक तो कलाकारों को लेकर जो पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसे सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करते हुए उस पर सवाल उठाते हुए जावेद अख्तर ने ये पूछा कि पाकिस्तान में लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट कब हुए, और दूसरा जो 26/11 का दंश है, जो जख्म है, जो आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी रही है, उसे लेकर भी जावेद अख्तर द्वारा ये बड़ी स्ट्राइक की गई। और सीधे उन्होंने आवाम से पूछा कि आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अगर 26/11 के हमलावर पाकिस्तान में घूम रहे होंगे तो भारतीयों को शिकायत क्यों नहीं होगी। तो दो सवाल जावेद अख्तर ने सीधे तौर पर उठाए, और ये सवाल पाकिस्तान की आवाम से होना भी चाहिए कि वही आवाम जो जावेद अख्तर साहब जब अपनी बात रख रहे हैं और वो ये कहते हैं कि लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट क्यों नहीं हुआ, वो आवाम इनकी इस बात पर, जावेद साहब की इस बात पर ताली बजाती है, लेकिन क्या वो अपनी सरकार के सामने, अपनी फौज के सामने या आतंकियों के सामने इतनी लाचार है कि उन्हें अकाउंटेबल नहीं बना पाती, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाने के लिए नाकाफी साबित होता है उसका स्टैंड। तो सवाल एक तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों से है और सवाल पाकिस्तान की आवाम से भी है। वही आवाम जो इस वीडियो में ताली बजाती है, लेकिन जब 26/11 का हमला भारत में किया जाता है, जब भारत ये कहता है कि 26/11 के मास्टरमाइंड को कब सजा मिलेगी, भारत जब ये बात कहता है कि हाफिज सईद को तमाम प्रोटेक्शन में रखा गया है, भारत जब ज़कीउर रहमान लखवी को लेकर सवाल पूछता है, भारत जब पाकिस्तानी सॉइल से टेरर ग्रुप्स की बात करता है, भारत जब कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान द्वारा बरगलाने की बात करता है, पाकिस्तान से जब टेरर फंडिंग को लेकर सवाल पूछता है, तो ये बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकायदा यूएन के मंच पे दिए गए हैं, जो बाकायदा पाकिस्तानी एजेंसीज को दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं लेता। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या अब टेरर स्टेट की पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान से दोस्ती की बात जो पाकिस्तान करता है, क्या सिर्फ वो एक दिखावा भर है, ढोंग भर है? अमन की आशा जो है, क्या वो एक जुमला भर है, उसमें कोई हकीकत नहीं है, या उसमें हकीकत में तब्दील होने की संभावनाएं भी नहीं है? ये वो सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ना तो खुद सुधरता है, ना टेरर का निर्यात रोकता है, वो लगातार दूसरे के घर में आग लगाकर ये सोचता है कि उसका घर जो है उस तक ये आग नहीं पहुंचेगी, लेकिन आज वो टीटीपी की शक्ल में उसके घर में पहुंच रही है। और तब यही पाकिस्तान खुद को टेरर का विक्टिम बताने लगता है। पाकिस्तान कश्मीरी युवाओं को भड़काने की कोशिश करता है, उन्हें बरगलाने की कोशिश करता है, उनके हाथों में गन थमाने की कोशिश करता है, और ये भूल जाता है कि उसके अपने घर में, उसके अपने कब्जे वाले कश्मीर में, बलूचिस्तान में, सिंध में कैसे उसकी ये रजीम के खिलाफ, उस स्टेट के खिलाफ वहाँ पर कैसे जो फ्रीडम स्ट्रगल है, और वहाँ पर कैसे जो युवा हैं पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ गन उठा रहे हैं। तो ये वो डबल स्टैंडर्ड सिर्फ पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर सीमित हो, ऐसा नहीं है। आतंक को लेकर भी पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, खुद को आतंक का विक्टिम बताना और दूसरे देश में आतंक का निर्यात करना। इसके अलावा जो दूसरे देशों में युवा हो उन्हें बरगलाने के बाद फ्रीडम फाइटर की संज्ञा देना, लेकिन जो अपने ही देश में गन उठाएं पाकिस्तान के बर्बरतापूर्ण रवैये के खिलाफ, उसके दमन के खिलाफ, उसकी फौज के दमन के खिलाफ, अधिकारों के हनन के खिलाफ, उन्हें वो गद्दार करार देता है। तो ये सारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और इसीलिए एक और बात, जब पाकिस्तान एक्सपोज होने की बात की जाती है पाकिस्तान के, तो एक और बात जो उठती है वो ये उठती है कि क्या इतना एक्सपोज होने के बाद भी पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत और पाकिस्तान की जर्नी से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों देशों की प्रायोरिटीज में किस तरह से अंतर है। अगर आप 1947 में भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें और आज 2023 में आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, तो ये बताने के लिए काफ़ी कि भारत जो कि दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या रही, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी स्टेट है जिसका फोकस वॉर पर रहा, भारत को तंग करने पर रहा, भारत में आतंक को पनाह देने पर रहा,
जिसका फोकस भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों पर रहा, भारत में युवाओं को भड़काने और बरगलाने पर रहा। आज उस पाकिस्तान का क्या हाल है, चाहे आप उसे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, चाहे उसे आप इकोनॉमिक फ्रंट पर देख लीजिए कि आर्थिक तौर पर कितना पिछड़ चुका है, कंगाली, IMF लोन नहीं देना चाहता, तो कितने बदतर हालात इस समय पाकिस्तान में हैं। लेकिन क्या इन बदतर हालात के बावजूद डेमोक्रेसी के लिहाज से भी भारत, जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वही पाकिस्तान, वहां पर डेमोक्रेसी के जो मौजूदगी रही है या डेमोक्रेसी का जो वजूद रहा है वो कितना वीक रहा है, वो पाकिस्तानी फौज की दखलंदाजी और तख्ता पलट के बाद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।